हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का, जो कि है असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी एओपी और बीओआई। इनका असेसमेंट किस तरह से इनकम टैक्स के अंदर किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने मीनिंग बता रखा है कि एसोसिएशन ऑफ पर्संस क्या होते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक साथ मिलकर किसी एक पर्टिकुलर पर्पस को कंप्लीट करने के लिए काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्संस। इन एसोसिएशन ऑफ पर्संस के अंदर कोई एक इंडिविजुअल भी एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस बना सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल हो गए, दो पर्संस हो गए, या फिर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के साथ कोई इंडिविजुअल मिलकर भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना सकता है, या कोई फर्म के साथ मिलकर, या कंपनी या लोकल अथॉरिटी के साथ मिलकर। इनका लेकिन मेन पर्पस ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के ऊपर काम करना और उसके ऊपर इनकम को प्रोड्यूस करना। ठीक है। फिर है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स मिलकर एक एसोसिएशन को बनाते हैं। ठीक है, एक इनकम को अर्न करने के लिए। इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर कोई भी इंडिविजुअल एक पार्टनरशिप फर्म को ना बनाए, ठीक है, या पार्टनरशिप फर्म के साथ एग्रीमेंट ना करे। लेकिन यहाँ पर जो एसोसिएशन ऑफ पर्संस होते हैं उसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, फर्म के साथ भी कर सकता है, कंपनी के साथ भी और किसी लोकल अथॉरिटी के साथ भी। लेकिन बीओआई में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स ही मिलकर एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहला है क्रिएशन। ये जो है वॉलेंट्री क्रिएट हो सकती है आपकी एओपी, लेकिन बीओआई को लॉ के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है। मेंबर्स कौन कौन से होते हैं इसमें? इंडिविजुअल मेंबर्स भी हो सकते हैं और नॉन इंडिविजुअल मेंबर्स भी हो सकते हैं, यानी कि कंपनी, फर्म, एचयूएफ, लोकल अथॉरिटी, ये सब। लेकिन बीओआई में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स ही होंगे। उसके बाद है कंडीशन। यहाँ पर कंडीशन ये है कि एओपी में जो पर्सन्स कॉमन पर्पस से काम करते हैं किसी इनकम को अर्न करने के लिए, चाहे वो दो या दो से ज़्यादा हों, लेकिन उनका इंटेंशन होना चाहिए कि वो एक पार्टनरशिप बनाएं। लेकिन बीओआई में इस तरह का कोई इंटेंशन नहीं होता कि वो पार्टनरशिप बनाएंगे। यहाँ पर कोई भी पर्सन रन कर सकता है बीओआई को, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल्स होने चाहिए। उसके बाद है एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। को हियर्स हो गए आपके, को लेगेट्स और को ओनर्स। अगर एक साथ मिलकर किसी कॉमन पर्पस पर काम करते हैं तो वो एओपी कहलाएगा, लेकिन अगर को एग्जीक्यूटर्स या को ट्रस्टीज जो होंगे वो बीओआई कहलाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर है कंप्यूटेशन ऑफ शेयर ऑफ अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। किस तरह से आप शेयर ऑफ मेंबर निकालेंगे एओपी के केस में और बीओआई के केस में। उस केस में सबसे पहला इन्होंने बोला है कि अगर किसी तरह का इंटरेस्ट, सैलरी या कमीशन या कोई अदर रेम्यूनरेशन किसी भी तरह से प्रीवियस ईयर में टोटल इनकम ऑफ एओपी या बीओआई में से डिडक्ट कर लिया गया है और जो बैलेंस है वो निकालते हैं। उसके बाद जो बैलेंस बचता है उसको हमने क्या करना है, मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी जो टोटल इनकम है एओपी की और बीओआई की, उसमें से आपने क्या क्या डिडक्ट करना है? इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन या अदर कोई रेम्यूनरेशन जो मेंबर को पे की जा रही है। जो बैलेंस बचेगा वो बाद में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग मेंबर्स। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि अगर जो भी अपोर्शन किया जा रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है मेंबर को अमाउंट, अगर वो अमाउंट प्रॉफिट है तो उस केस में जो भी सैलरी, इंटरेस्ट या कमीशन या अदर रेम्यूनरेशन मेंबर को पे की गई थी और प्रीवियस ईयर में, उसको ऐड किया जाएगा। ठीक है, ऐड बैक कर देंगे और जो भी रिजल्ट आएगा वो मेंबर का शेयर होगा। यानी कि मेंबर को ये सब भी तो मिला है, बाकी प्रॉफिट का शेयर भी मिल रहा है, उन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल इनकम ऑफ मेंबर निकल आएगी। उसके बाद इन्होंने बोला कि अगर कोई लॉस है तो उस केस में आपकी जो ये किसी तरह की सैलरी वगैरह है, जितना भी उनको रेम्यूनरेशन टोटल मिला होगा मेंबर्स को, उसमें से जितना लॉस है उसको सेट ऑफ कर देंगे। फिर जो टोटल बचेगा उसको हम कहेंगे कि ये वाला जो है मेंबर का शेयर है, चाहे वो इनकम है चाहे वो लॉस है एओपी के अंदर। अब लॉस को अगर सेट ऑफ करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही आंसर आए, नेगेटिव भी आ सकता है। तो जो भी इनकम होगी या लॉस होगा वो सारा का सारा मेंबर ऑफ शेयर का पता चल जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है शेयर ऑफ अ मेंबर इन द इनकम ऑफ लॉस, इनकम और लॉस ऑफ एओपी और बीओआई एज कंप्यूटेड इन द मैनर डिस्क्राइब्ड इन द अबव क्लॉजेस 1 to 3
shall for the purpose assessment be apportioned under the various heads of income in the same manner in which the income or loss of the AOP or BOI has been determined under each head of income। इन्होंने ये बोला है कि अगर मान लो कि AOP के अंदर जो भी शेयर और लॉस आया है, जो भी शेयर मीन्स इनकम का जो शेयर है या लॉस निकल कर आया है, तो AOP और BOI के मान लो PGBP हेड में निकल कर आया है, तो वही सेम डिडक्ट होगा PGBP के हेड से ही उन मेंबर्स के हेड में। क्या है, इन्होंने कहा कि अगर AOP जब अपनी इनकम को कैलकुलेट कर रहा है या BOI अपनी इनकम को कैलकुलेट कर रहा है, उस केस में उनका जो भी लॉस या इनकम निकल कर आई है और उस इनकम या लॉस का जो कनेक्शन है वो उनके PGBP के हेड से है, तो उस केस में जो उनके मेंबर्स हैं उनका भी जो PGBP का हेड होगा ना, उसी में ही सारा सेट ऑफ होगा। अगर लॉस है तो वो वहाँ पर सेट ऑफ होगा, और लेकिन अगर वो इनकम है तो वो वहाँ पर ऐड की जाएगी। ठीक है, टोटल इनकम निकालने के लिए टोटल इनकम ऑफ मेंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए ये सारा का सारा उनके PGBP हेड में ही होगा। ठीक है, अगर इस तरह का किया जाता है और कोई भी अगर इंटरेस्ट उनको पे किया जा रहा है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो भी डिडक्ट किया जाएगा इन द शेयर ऑफ इनकम ऑफ AOP और BOI। ठीक है, कहाँ से किया जाएगा, PGBP के हेड में से ही। फिर उन्होंने नोट में दे रखा है कि इफ़ द शेयर ऑफ अ मेंबर इन द इनकम ऑफ AOP और BOI इज़ अ लॉस, ही इज़ इंटाइटल्ड टू सेट अप अगेंस्ट हिज पर्सनल इनकम। मतलब कि इन्होंने बोला है कि अगर किसी भी तरह का AOP का या BOI का लॉस मेंबर को सफ़र करना पड़ता है, तो उस केस में वो मेंबर अपनी पर्सनल इनकम से उस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकता। अगर उसका जो जैसे उसको सैलरी और रेम्यूनरेशन वगैरह मिल रहा है उस AOP या BOI से, तो वो उसी से ही सेट ऑफ करेगा, वो अपनी खुद की पर्सनल किसी अदर इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकता। यानी मान लो अगर उसको HP से इनकम हुई है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुई है, तो उस केस में वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ नहीं करेगा, वो उसी इनकम से सेट ऑफ करेगा जो उसको AOP और BOI से मिली है। ठीक है, फिर है एग्जम्पशन ऑफ शेयर ऑफ अ मेंबर। मेंबर के लिए क्या क्या एग्जम्पशन है, अगर इसमें 3 केसेस हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बोला कि अगर AOP और BOI मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स को पे करती है, तो उस केस में जो भी मेंबर को शेयर मिलेगा वो उनकी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसका मतलब उस इनकम पर मेंबर जो हैं वो टैक्स पे नहीं करेंगे। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस ये बोलता है कि इफ़ AOP या फिर जो BOI है वो अगर मान लो मैक्सिमम मार्जिनल रेट हमारा मेनली क्या होता है 30%, अगर AOP और BOI 30% से टैक्स को पे करेंगी, तो उस केस में जो ये मेंबर्स को शेयर देंगी, ठीक है, जो ये मेंबर्स को शेयर देंगी, तो मेंबर्स का जो शेयर होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा मेंबर्स के लिए, अगर ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर टैक्स पे करती हैं। सेकंड है कि अगर AOP या फिर BOI टैक्स पे करती हैं नॉर्मल रेट से, नॉर्मल स्लैब रेट से, तो उस केस में जो ये शेयर अपने मेंबर्स को देंगी, तो उन पर ये जो है मेंबर्स वो नॉर्मल रेट से ही टैक्स पे करेंगे, नॉर्मल स्लैब रेट से ही टैक्स पे करेंगे, प्लस उनको अगर रिबेट मिल सकता है तो रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, अगर उनकी इनकम 5 लाख से कम है तो उनको रिबेट अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने कहा कि अगर AOP या फिर BOI टैक्स को पे नहीं करती, टैक्स की पेमेंट नहीं करती, तो उस केस में यानी वो लायबल नहीं है टैक्स को पे करने के लिए, तो उस केस में जो वो मेंबर्स को शेयर देंगी, तो वो जो मेंबर्स हैं वो नॉर्मल रेट से टैक्स पे तो करेगा, नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स पे करेगा, लेकिन उसको उस रिबेट का बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, जो रिबेट है उसका बेनिफिट यहाँ पर उनको अवेलेबल नहीं होगा।
ठीक है, ये 3 केसेस थे। पहला केस ये बोलता है कि अगर वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स पे करती हैं एओपी और बीओआई, तो जो मेंबर्स का शेयर होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर एओपी और बीओआई जो हैं वो नॉर्मल रेट से टैक्स पे करती हैं, तो उस केस में मेंबर्स जो हैं वो भी नॉर्मल रेट से टैक्स पे करेंगे, प्लस रिबेट उनको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन एओपी और बीओआई अगर टैक्स पे ही नहीं करती तो मेंबर्स जो है नॉर्मल रेट से टैक्स पे करेगा, लेकिन उनको रिबेट अवेलेबल नहीं होगा। तो इन्होंने यही 3 पॉइंट यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखे हैं। उसके बाद है टैक्स लाइबिलिटी। चार्ज ऑफ टैक्स वेयर शेयर्स ऑफ मेंबर इन द एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स आर अननोन। अगर तो मान लो कि अगर उनका जो टैक्स है उनको नहीं पता, उन्होंने शेयर ही नहीं कर रखा पहले से ही कि कितना कितना जो है पर्सन्स का शेयर है, मेंबर्स का शेयर है एओपी और बीओआई में, तो उस केस में अगर शेयर नहीं पता उन इंडिविजुअल्स का, तो उस केस में किस तरह से टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट किया जाएगा। तो पहले इन्होंने बोला अगर इंडिविजुअल का शेयर्स आपको नहीं पता है एओपी और बीओआई के अंदर, तो उस केस में टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा मैक्सिमम मार्जिनल रेट से। ठीक है, इफ़ द टोटल इनकम ऑफ एनी मेंबर एओपी और बीओआई इज चार्जेबल टू टैक्स एट अ रेट विच इज़ हायर देन मैक्सिमम और मार्जिनल रेट, देन द टैक्स shall be charged on its total income at such higher rate। अब इन्होंने क्या बोला कि अगर मान लो कि कोई एओपी और बीओआई, ठीक है, ये कैसे बनी है, जैसे कि हम एग्जांपल लेकर चलते हैं कि एओपी और बीओआई का जो फॉर्मेशन हुआ है, उस फॉर्मेशन के अंदर एक फर्म है, एक इंडिविजुअल है, एक कंपनी है, ठीक है, और मैक्सिमम मार्जिनल रेट कौन सा होगा। ठीक है, अगर मान लो एक फर्म है, एक कंपनी है और एक क्या है बेटा, इंडिविजुअल्स। ठीक है, उस केस में फर्म जो है 30% तक मैक्सिमम मार्जिनल रेट होता है। फर्म का हम 30% पर ही टैक्स लगाते हैं। इंडिविजुअल का भी मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होता है 30%, लेकिन फर्म का मैक्सिमम मार्जिनल रेट होता है 40%। इन तीनों की फॉर्मेशन से एओपी बनी है। ठीक है, अब इसमें बीओआई तो नहीं बोल सकते क्योंकि बीओआई में हमेशा इंडिविजुअल्स ही रहेंगे। तो एओपी के केस में तो जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या है 40%, तो जो एओपी है वो 30% से नहीं 40% से अब टैक्स पे करेगी, क्योंकि उसका जो मेंबर है वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट उस मेंबर का क्या है 40%। ठीक है, इसके बाद फिर अगर उनका जो शेयर ऑफ मेंबर्स हैं, यानी कि जो मेंबर्स हैं उनका शेयर पता है कि उनको कितना शेयर मिलेगा, यानी उनकी रेशियो पहले से ही डिसाइडेड है, तो उस केस में सबसे पहले इन्होंने बोला नन ऑफ द मेंबर्स इज लायबल टू पे टैक्स। अगर कोई भी एक मेंबर लायबल ही नहीं है टैक्स को पे करने के लिए, तो उस केस में जो एओपी हैं या बीओआई हैं वो टैक्स का कितने रेट से पे करेंगी, इंडिविजुअल के नॉर्मल रेट से पे करेंगी। फिर सेकंड है मेंबर्स अगर लायबल हैं टैक्स को पे करने के लिए, तो उस केस में जो एओपी हैं और जो बीओआई है वो टैक्स को मैक्सिमम मार्जिनल रेट से पे करेगी। थर्ड है मेंबर्स लायबल टू टैक्स एट अ रेट हायर देन मैक्सिमम मार्जिनल रेट। अगर एओपी के मेंबर्स या बीओआई के मेंबर्स जो हैं वो हायर रेट से टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं, तो उस केस में जितना भी हायर रेट होगा, जैसे हमने बोला अभी कंपनी थी, कंपनी अगर 40% से टैक्स पे करने के लिए लायबल है, तो उस केस में जो 40% है उतने 40% का ही टैक्स कौन पे करेगी, एओपी और बीओआई। ठीक है, वो 30% को इग्नोर करेगी क्योंकि हाईएस्ट स्लैब रेट क्या है 40%। अब यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होता है। इट मीन्स द रेट ऑफ इनकम टैक्स का वो रेट विच इज़ एप्लीकेबल इन रिलेशन टू द हाइएस्ट स्लैब ऑफ द इनकम इन केस ऑफ इंडिविजुअल के केस में जो भी हाईएस्ट स्लैब रेट होगा क्या है 30%। एओपी और बीओआई के केस में वो भी स्पेसिफाइड होगा, जो भी रिलीवेंट फाइनेंस एक्ट के लिए जो भी रिलीवेंट होगा, यानी यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल 30% है, लेकिन अगर वहाँ पे कंपनी का केस आ जाता है तो वो बात ध्यान में रखनी है कि 40% का टैक्स एओपी और बीओआई पे करेंगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम फर्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। पहला है कि ए बी सी जो हैं वो मेंबर्स हैं एओपी के, उनका जो शेयर और प्रॉफिट लॉस है वो इक्वली है। प्रीवियस ईयर में एओपी की इनकम थी 2,20,000 और इनकम ऑफ एबीसी थी 40,000, 5,10,000 और 5,20,000। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एओपी एंड एबीसी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 to 22।
अब इसमें क्या बोला, अब हमने देखना है कि मेंबर्स किस रेट से टैक्स पे करेगा। ठीक है, क्या मेंबर्स लायबल हैं टैक्स पे करने के लिए। ए पर्सन जो है वो लायबल नहीं है, लेकिन बी और सी पर्सन्स टैक्स को पे करने के लिए लायबल हैं। अगर वो पर्सन्स टैक्स को पे करने के लिए लायबल हैं तो ए और पी कितना टैक्स पे करेगा, 30% के रेट से। ठीक है, अगर लायबल नहीं होते तो वो नॉर्मल रेट से पे करते हैं, और अगर लायबल हैं तो 30% से एओपी और बीओआई पे करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर कोई एक भी मेंबर लायबल होता है तो हमने यही कंसिडर करना है कि वो जो है मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स पे करेगी एओपी। क्लियर है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा, 2,20,000 उनकी इनकम थी, उस पर 30% का टैक्स लगाया, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमेशा देते ही हैं वो लगा दिया। टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन गई, 68,640। एओपी को कभी भी रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, बेशक उसकी इनकम कम थी लेकिन उसको रिबेट अवेलेबल नहीं होगी। अब हम जब कंप्यूट करेंगे टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एबीसी, तो जो पर्सनल इनकम है उनकी क्या है 40,000, इसकी क्या है 5,10,000 और सी की 5,20,000 वो लिख दी। शेयर ऑफ एओपी में कितना शेयर है उनका, उनका कोई शेयर नहीं निकलेगा क्योंकि एओपी जो है 30% से टैक्स को पे कर रही है। अगर वो नॉर्मल रेट से पे कर रही होती तो जो भी उनको शेयर मिलता वो कितना होता, उसका हम भी नॉर्मल रेट लगा देते, लेकिन यहाँ पर वो 30% से पे कर रही है तो कोई भी रेट नहीं लगेगा। टोटल इनकम कितनी आ गई, इसकी 40,000 ही आ गई, इसकी 5,10,000 आ गई और इसकी 5,20,000 आ गई। अब टैक्स लगाएंगे टोटल इनकम पर। 40,000 पर तो टैक्स ही नहीं लगेगा क्योंकि 2,50,000 तक तो वैसे ही एग्जाम्प्ट होता है। अब इसके बाद हमने टैक्स लगाना है 5,10,000 के ऊपर। सबसे पहले 2,50,000 पर नील होगा, फिर नेक्स्ट 2,50,000 पर कितना लगेगा 5% का, फिर उसके बाद बैलेंस बचा 10,000 पर, उस पर लगेगा 10% का। फिर वो टैक्स इन्होंने कंप्यूट करा 14,500 का। इसी तरह से इसका कंप्यूट करा 16,500 का। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देंगे, इस पर लगाया 14,500 का 4% तो आ गया 580, और 16,500 का 4% 660। तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई 15,080 और इसकी 17,160। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 5th क्वेश्चन। एबीसी जो है मेंबर्स हैं एओपी के, जिनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर दे रखा है। अब ये जो है आपका पीजीबीपी के हेड से इनकम जो है वो हो रही है, तो आपने क्या करना है, पीजीबीपी वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। आपने क्या लेना है, नेट लॉस। नेट लॉस कितना है 4,200 का। इसमें जितने भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस होंगे वो आपने ऐड कर देने हैं। देखो डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं आपकी सैलरी टू ए वो ऐड कर दी, कमीशन टू बी ऐड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एओसी को दिया गया था वो ऐड कर दिया, चैरिटी ऐड कर दी और बैड डेब्ट्स रिजर्व्स आपने ऐड कर दिए। उसके बाद यहाँ पर जब ऐड करा तो हमारे पास बैलेंस निकल कर आया 5,900। इसमें जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है वो अदर सोर्सेज की इनकम थी तो उसको लेस कर दिया। लेस करने के बाद हमारे पास टोटल बिजनेस इनकम कितनी आ गई 3,900 की। फिर इसमें हम जीटीआई निकालने के लिए जो अदर सोर्सेज की इनकम होती है उनको ऐड करते हैं। अगर यहाँ पे हमें हाउस प्रॉपर्टी की भी दे रखी होती तो भी हम ऐड कर देते हैं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऐड किया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ 2,000 रुपीज़ की, तो टोटल इनकम कितनी आ गई 5,900। किसी भी तरह की हमें डिडक्शन देने को नहीं बोला है तो हमने नॉर्मल इसी को ही टोटल इनकम मान लेना है। अब उसके बाद अब इस इनकम को हमने मेंबर्स के बीच में एलोकेट करना है। कैसे करेंगे, सैलरी मेंबर्स को मिल रही थी 1,500 की, कमीशन मिल रहा था बी को 4,000 रुपीज़ का, इंटरेस्ट ए और सी को मिल रहा था 1,200 और 1,000 रुपीज़ का। अब यहाँ पर लॉस का शेयर कैसे हुआ है, जितना भी मेंबर्स को शेयर मिल रहा है उस शेयर को टोटल करोगे। देखो सैलरी ऑफ ए 1,500, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,200 प्लस 4,000 कमीशन और प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000, इन सब का टोटल किया कितना आ गया 7,700 का। बाकी हमने लॉस को क्या कर देते हैं, सेट ऑफ कर देते हैं। किसकी इनकम से, उन मेंबर्स की ही इनकम से सेट ऑफ करनी है, किसी अदर पर्सनल इनकम से सेट ऑफ नहीं करना। ठीक है, सो 7,700 का आया और लॉस हमारे पास कितना आ रखा था 5,900 का। यानी यहाँ पे जो टोटल इनकम ये वाली जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, अभी टोटल ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। जितना भी लॉस होगा उसको हमने शेयर में माइनस करना है। माइनस करने के बाद ये जो लॉस है ये इक्वली बट जाएगा। इक्वली कैसे बटेगा, 1:1:1 की रेशियो में। ठीक है, फिर शेयर इन एओपी टोटल इन मेंबर्स का निकल आएगा। क्लियर है। सो यहाँ पर इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट प्रैक्टिकल पार्ट दोनों कंप्लीट हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।